राजपूत काल के अंतर्गत आज के पूरे सेशन में हम लोग गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या बातें कही जाती है। दो प्रकार के मत भारत में प्रचलित है इतिहासकारों के बीच। जो पाश्चात्य या विदेशी इतिहासकार है उनका मत है कि ये राजपूत विदेशी थे जो बाद में भारतीय समाज में रच बस गए। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों का मत है कि ये मूल रूप से भारतीय ही थे, क्योंकि पूरी तौर पर देखें तो भारत में राजपूतों के 36 कुलों का विवरण मिलता है। तो जो चार प्रारंभिक राजपूतों के संदर्भ में बातें कही जाती हैं कि वो यज्ञ कुलीय सिद्धांत से उत्पन्न हुए हैं, इसके बारे में जो बातें कही गई हैं, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये उल्लेख किया है कि भारत में राजपूत कुलों की उत्पत्ति के बारे में वे चार कुलों के बारे में बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। उनका जो विवरण है उसमें वो लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की वेदी से ही चार कुलों की उत्पत्ति होती है। वे जो चार कुलों की बात करते हैं उनमें दो राजवंश सी चौहान और चालुक्यों का, दो पी से एक प्रतिहार और दूसरा परमार। ये चार वंश के बारे में ये कहना है, परमार और दूसरा प्रतिहार। ये दोनों पी से याद रखने के लिए एक तरीका है। थर्ड के बारे में कहा जाता है चालुक्य, जिसे चालुक्य भी हम लोग कहते हैं। एंड नंबर 4 चौहान या चौहान के बारे में, ये C8 से शुरू होगा। तो ये चार कुलों के संबंध में कही जाती है कि इनकी उत्पत्ति यज्ञ सिद्धांत यज्ञ से वेदी से हुआ है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या किसी का यज्ञ से उत्पन्न होना ये संभव है? ये माना गया कि संभव है कि ये विदेशी कुल के होंगे और इनका शुद्धिकरण कर हमारे समाज में इन्हें शामिल किया गया। ये उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि ये परंपरा रही है कि किसी गैर को अगर हम समाज में सम्मिलित करते हैं तो हम लोग शुद्धिकरण उसका करते हैं। तो इसी मान्यता पर यह आधारित है कि यह संभव है कि ये विदेशी, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से विदेशियों का आक्रमण होता आया है। शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, तो ये जो भी आए भारत में बसते चले गए। तो उनके वंशजों के माध्यम से संभव है कि ये कुल इस पीरियड में आकर अलग अलग राजकुल में बदल गए हैं। तो ये सिद्धांत मिलती है। तो अब इन्हीं में से हम लोग को देखना ये है कि एक प्रतिहार है जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया है। तो इनका जो राज्य था, जो पश्चिमी भारत में ये लोग मौजूद थे, तो इनके संदर्भ में आज हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि ये क्या था। क्योंकि इसके पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत ये याद होगा कि पाल वंश, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। दूसरा ये प्रतिहार वंश, जो राजपूत काल का ही एक प्रारंभिक वंश है, क्योंकि प्रतिहारों के पतन के बाद प्रतिहार साम्राज्य के जो अवशेष थे उसी पर अन्य राजपूत कुलों की उत्पत्ति होती है, उनके राज्य कायम होते हैं। तो प्रतिहार के अलावा जो दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट वंश है, जिसके बारे में हमें संक्षिप्त रूप में देखना है, वो राजपूत कुल से नहीं थे। राष्ट्रकूटों के विषय में जानकारी मिलती है, वो यादव कुल के थे। तो यहां पर हम लोग प्रतिहार के बारे में पहले जानते हैं, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि अंत समय में कन्नौज में इनका नियंत्रण होता है और वहां तक आते आते फिर जब इनका पतन होता है तो इन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत अन्य कुलों की उत्पत्ति, रियासतों या राज्यों की उत्पत्ति होती है और वे राजपूत कुल के अंतर्गत, राजपूत साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो है, आइए उनके बारे में संक्षिप्त रूप में तथ्यों को देखते हुए चलते हैं। जो संदर्भ मिलते हैं प्रारंभ में, इसे आप समझ लें, जिसे हमने अभी जिसकी चर्चा की है कि भारत में 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, यह आपको पता है। और 36 कुलों के विषय में जो हमें विवरण मिलते हैं राजपूतों के, उसके बारे में कि राजपूतों के कुल 36 वंश या कुल भारत में मौजूद थे। दो प्रकार की थ्योरी यहां पे चलती है। जैसा कि आपको पता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलन में हैं। वो क्या क्या है? पहला है विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा जो भारतीय उत्पत्ति या भारत में ही ये ओरिजिनल यहीं के रहने वाले थे, ओरिजिनेट थे, भारतीय उत्पत्ति का मत। ये दो मत अलग अलग विद्वानों द्वारा ये बातें कही गई हैं। बीपीएससी में ये मत पूछा नहीं जाता, बस ये समझने के लिए है कि क्या राजपूतों के संदर्भ में बातें कही जाती है। आगे बढ़िए, यहां पर जो प्रमुख बातें हैं
कि राजपूत के बारे में जो अग्निकुंड सिद्धांत है उनमें 4 के बारे में अभी आपने जाना, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? यज्ञिकुंड सिद्धांत कहा गया, जो यज्ञ क्रियाओं से हुई है। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में इतना हमें जानकारी रखनी आवश्यक है कि गुर्जर प्रतिहार अब कौन थे ये तो मालूम है, पश्चिम भारत के शासक वर्ग के लोग थे। पहले शासक जिसने इस वंश की स्थापना की वो नागभट्ट प्रथम है। ये पहले शासक है जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। कब की है? तो 8वीं शताब्दी के लगभग मध्य से थोड़ा पहले 730 एडी, यानी 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। और यहां पर हम लोग ये ध्यान रखना है कि जो प्रमुख शासक हैं और उनके समय में जो प्रमुख घटनाएं घटी है उसको फोकस करके चलना है, क्योंकि हमारा मकसद एग्जाम को क्रैक करना है। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर ध्यान देना है, इतिहास के विशेषज्ञ बनना हमारा मकसद नहीं है। तो यहां ध्यान रखना है कि नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज दूसरा महत्वपूर्ण शासक है जो प्रतिहारों के सिंहासन पर आसीन होते हैं। तो वत्सराज के समय की जो मान्यता है कि वत्सराज को ही प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक रियल फाउंडर माना जाता है। वजह यह है कि वत्सराज के समय प्रतिहारों की शक्ति लगातार बढ़ती गई, उसका प्रसार होता गया। और यह भी याद होगा कि जब पालों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे तो सबसे पहले धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त वत्सराज ही प्रतिहार शासक थे। बाद में ये कन्नौज आगे बढ़ते हैं और धर्मपाल को परास्त करते हैं। तो घटनाक्रम उस वक्त भी आपने सुना था। यहां भी ध्यान रखना है कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहारों के प्रथम शासक है। उसके पश्चात दूसरा प्रमुख शासक वत्सराज है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। यानी प्रतिहार वंश का पहला शासक वो कौन है जो त्रिपक्षीय या ट्राइपार्टाइट जो बैटल है उसमें वो शामिल होते हैं, तो वो वत्सराज है। ध्यान से आपको चलते रहना है। वत्सराज के बाद जो दूसरा प्रमुख शासक गद्दी पर आसीन होते हैं वो नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट सेकंड है। इनकी भी उपलब्धि है कि इसने भी कन्नौज पर आक्रमण किया था, चक्रायुध को, और फिर मुंगेर के निकट। ये चीजें आपको धर्मपाल के समय में बताई गई है। फिर से आप ध्यान दीजिए कि ये इतने शक्तिशाली थे जो वत्सराज के पश्चात गद्दी पर आसीन होते हैं, वो है नागभट्ट द्वितीय। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, नागभट्ट प्रथम संस्थापक के रूप में माने जाते हैं और यहां पर वत्सराज के बाद जो शासक बनते हैं जो उनका पुत्र है वो नागभट्ट द्वितीय है। वो पिता से भी अधिक शक्तिशाली है। वजह देख लें, चक्रायुध को तो कन्नौज में, फिर मुंगेर के निकट यानी धर्मपाल की जो राजधानी कही जाती है कि मुद्दगिरी थी, वहां तक ये पहुंचते हैं और धर्मपाल की सेना को परास्त करते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय की शक्ति अतुलनीय थी इनके तुलना में। अब यहां पर और ध्यान दीजिए कि राष्ट्रकूट नरेश इसी समय आते हैं जब ये वत्सराज थे प्रतिहारों के शासक, उधर धर्मपाल थे पालों के शासक। तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का राज्य था और वहां पर शासक के ध्रुव जो राष्ट्रकूट नरेश हैं, ये आगे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले ध्रुव आते हैं जो राष्ट्रकूट शासक हैं, वो एंट्री होती है उनकी और वत्सराज को वो परास्त करते हैं। और वत्सराज परास्त होकर राजपूताना के रेगिस्तान में, जो आज थार का रेगिस्तान राजस्थान में, उस क्षेत्र में जाकर वो अपनी जान बचाते हैं। अब यहां पर आगे की जो घटना है ध्यान रखेंगे कि ध्रुव के बाद जो अगला शक्तिशाली शासक राष्ट्रकूटों का है वो गोविंद तृतीय है। नागभट्ट द्वितीय शक्तिशाली हैं, वो मुद्दगिरी मुंगेर में आकर धर्मपाल को परास्त करते हैं। बट सेम टाइम साउथ से ये आते हैं जो गोविंद थर्ड हैं, वो अधिक प्रबल अधिक शक्तिशाली शासक है। वो आते हैं, नागभट्ट द्वितीय को भी परास्त करते हैं और मालवा जो मध्य प्रदेश का इलाका जो इनके राज्य का क्षेत्र था उस पर और गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं। यानी वो नागभट्ट द्वितीय जिसकी शक्ति के आगे धर्मपाल भी नतमस्तक था, उससे पराजित हुआ था। अब उस नागभट्ट द्वितीय को ये राष्ट्रकूट शासक है गोविंद थर्ड, वो उसे परास्त करते हैं। घटनाक्रम को बस ध्यान में देखना है, शासक वर्ग कैसे आते हैं, बस थोड़ी सी बात समझते चलना है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि उसके बाद जो शासक आते हैं वो मिहिर भोज या भोज प्रथम, ये 9वीं शताब्दी की बात है, जो प्रतिहारों के शासक है। यहां पर देखिए कि इनके समय में प्रतिहारों की शक्ति में और इजाफा होता है, वो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इनकी उपाधि जो हमें मिलती है, जो आप ध्यान से चलें कि ये विष्णु भक्त थे, तो मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण करते हैं। आदि वराह, वराह मालूम है विष्णु की जो उपाधि है, तो वो आदि वराह की उपाधि धारण करते हैं, वो है मिहिर भोज।
अब इन्हीं के रीजन में जो इनका पीरियड है आप देख रहे हैं कि 836 से 885, कहीं कहीं पर 889 889 भी मिलती है। यही वो समय है, इसका जो पीरियड है, अरबी यात्री सुलेमान भारत आता है। जिस वक्त सुलेमान आता है आप देखिए वो उसका पीरियड 851 यानी 9वीं शताब्दी का मिड है, मध्य भाग है। तो उस समय वो आते हैं और मिहिर भोज उस समय प्रतिहार शासक, इसको आप ध्यान रखना है कि सुलेमान ने जब भारत की यात्रा की वो अरबी यात्री थे। 851 में उनका भारत आगमन होता है। उस वक्त प्रतिहार शासक कौन थे? तो वो मिहिर भोज थे। सुलेमान क्या कहता है इनके संबंध में? अपने विवरण में वो कहता है कि इस राजा के पास अपार सैन्य शक्ति और संपत्ति थी, यानी वैभव इनके पास मौजूद था। ये सलमान के जो लेखन है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। प्रतिहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान देना है कि जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में जो मिलता है, जो काफी प्रभावशाली थे, वो महिपाल प्रथम है। संक्षिप्त रूप में पूरे प्रतिहारों को देखना है। बार बार मैंने कहा कि पूरे इतिहास को नहीं, जो बीपीएससी का हमारा सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी पर हमें फोकस करना है। तो सामान्य चीजें वो देखते हुए चलनी है। तो महिपाल प्रथम, देखिए यहाँ पे पाल लिखी हुई है, जिसका मतलब ये नहीं कि ये पाल शासक थे। महिपाल ये प्रतिहार शासक है जो 10वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे और ये अंतिम प्रभावशाली माना जाता, जिसका इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। इसके समय की यह घटना याद रखनी है कि बगदाद निवासी, वो अरब का क्षेत्र वो भी है, बट वहां बगदाद निवासी अल मसूदी ये गुजरात आते हैं और इसने गुर्जर प्रतिहारों को 2 वर्ड कहा है, अल गुजर कहा है प्रतिहारों को, और शासक जो राजा शासन कर रहे थे उनको बौरा, ये 2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कौन? अल मसूदी, जो 915-16 में यानी 10वीं शताब्दी में भारत उनका आगमन होता है। कहां के हैं वो? बगदाद की निवासी है। कई जगहों पे अरब निवासी भी लिखी हुई है, बट अरब का ही वो क्षेत्र है, पश्चिम एशिया का। वो बगदाद से वो भारत आते हैं। उनका ये पीरियड है, याद रखिएगा। शासक है महिपाल प्रथम, जो इस समय शासन कर रहे थे, प्रतिहारों के वो शासक थे। अंतिम समय में हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं कि कन्नौज पर प्रतिहारों का नियंत्रण होता है। तो 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण लगातार जारी, 1000 ईस्वी से आरंभ हो जाती है। तो 1018 में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और उस वक्त कन्नौज पर प्रतिहारों का ही शासन था। तो यह ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज किनके नियंत्रण में था? तो वो गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहारों के पास था। और शासक कौन थे? शासक वहां पर आप देखेंगे कि जब आक्रमण किया तो शासक का नाम मिलता है राज्यपाल। ये नाम है राज्यपाल, यानी गवर्नर नहीं समझना है, ये शासक का नाम है जिसका नाम राज्यपाल है। वो शासन कर रहे थे उस वक्त कन्नौज से, और उसी के समय 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण कन्नौज पर होता है। घटनाएं क्या होती हैं? जब वो आक्रमण करता है तो ये इतना कायर निकला कि राजधानी छोड़कर वहां से वो भाग निकलता है। इसकी इस कायरानापन के कारण हम लोग देखेंगे कि एक चंदेल शासक है विद्याधर, वो काफी नाराज होते हैं। ये अलग चीज है कि वो उनकी मदद के लिए नहीं आते, बट उनकी नाराजगी ये है कि इसने कायरानापन क्यों दिखाया, राजधानी छोड़कर क्यों भागे। विद्याधर आकर इसकी हत्या कर देते हैं, जो प्रतिहार शासक राज्यपाल है। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है ना, तो वो शासक यशपाल थे। किसी तरह ये वंश चलता रहा था। जो अंतिम शासक का उल्लेख मिलता है तो यशपाल। ये बिल्कुल संक्षिप्त रूप में जो महत्वपूर्ण बातें थी प्रतिहारों के बारे में, इतना हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि प्रतिहारों की सत्ता जैसे समाप्त होती है, इन्हीं के राज्य क्षेत्रों पर चौहान आते हैं, परमार आते हैं, चंदेल, ये अलग अलग सेक्शन में, राजपूताना में, मालवा के सेक्शन में, मध्य प्रदेश में इनका विस्तार होता है, जो राजपूत काल चलने लगती है। तो इसके पश्चात हम लोग राष्ट्रकूटों का अध्ययन करेंगे, उनमें जो प्रमुख बातें उस पर चर्चा करेंगे। फिर राजपूत काल के अंतर्गत जो भी रियासतें हैं चौहान से उसकी आगे शुरुआत करेंगे। ओके।